वंदे भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें खेती किसानी से संबंधित विभिन्न विषय हम आप किसानों के लिए लेकर आते हैं, उन पर विस्तार से चर्चा होती है, नई नई जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं, उसमें हमारी मदद करते हैं विषय विशेषज्ञ। हमारा ये भी प्रयास रहता है कि आपकी समस्याओं का लाइव समाधान दिया जाए। तो इसीलिए आज के विषय आप सबसे पहले नोट कर लें, जिससे जुड़े हुए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप, ईमेल या फिर कॉल के माध्यम से। सबसे पहले नजर आज के विषय पर। हमारा आज का पहला विषय है गन्ने की टिकाऊ खेती। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती पर भी। गन्ने की टिकाऊ खेती या फिर प्राकृतिक खेती से जुड़े अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर नोट कर लें 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री नंबर है, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो बस फ़ोन उठाएं और अपना कॉल लगाएं, अपने सवाल हमारे विशेषज्ञों तक पहुंचाएं, जिनसे आगे हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। इसके अलावा आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर 8800520717। अगर आप हमें व्हाट्सएप से सवाल भेज रहे हैं तो आप हमें टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं, आप ऑडियो मैसेज भी रिकॉर्ड कर हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप हमें ईमेल करें hellokisan2015@gmail.com। तो व्हाट्सएप करें, ईमेल करें या फिर कॉल करें, तीनों हमने आपको विकल्प दे दिए हैं। बस आप फ़ोन उठाएं और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। और कुछ शुरुआत में आपको जानकारी दे दें कि जब भी आप हमें कॉल करें तो 2-3 बातों को बिल्कुल सुनिश्चित कर लें कि नेटवर्क क्षेत्र में रहें, साथ ही अपना पूरा सवाल हमें बताएं। और इसके अलावा जब भी कॉल करें, व्हाट्सएप करें, ईमेल करें, अपना नाम और अपने क्षेत्र का नाम ज़रूर अपने ईमेल या फिर व्हाट्सएप सवाल में लिखकर भेजें। आज के विषय के बारे में आपको जानकारी दे दी है तो आप हमें सवाल ज़रूर पहुंचाएं, लेकिन जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं जो आपके सवाल सुनेंगे, जिनका लाइव जवाब देंगे, आइए उनसे हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं। उससे जुड़ा हुआ जो हमारा आज का विषय है, हमारे विशेषज्ञ स्टूडियो मौजूद है डॉक्टर BL शर्मा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप पूर्व निदेशक है गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। तो गन्ने में किस किस प्रकार से प्रबंधन करना चाहिए, अभी गन्ने की स्टेज क्या है, पोषण प्रबंधन कैसे करें, कीट प्रबंधन कैसे करें, कौन सी अच्छी प्रजातियां हैं जिसका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं, कौन सी नई तकनीकें हैं जिससे ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है और साथ ही लागत घटाई जा सकती है। तो विस्तार से इन तमाम बिंदुओं पर हम बात करेंगे और आपके कॉल्स का इंतजार तो हमें रहेगा ही। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार। सर स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप डीन हैं उद्यानिकी वानिकी विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर, बिहार से। और आज का जो हमारा दूसरा विषय है यानी प्राकृतिक खेती, इस पर हम आपसे बात करेंगे। तो चलिए, आज के विषय के बारे में आप जान चुके हैं, दोनों ही मेहमानों से आपके हमने मुलाकात भी करवा दी है। आप अपने सवालों के साथ तैयार रहें। चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो हम गन्ने की बात कर रहे हैं, जिसमें हम खास तौर पर आज टिकाऊ जो खेती है गन्ने की वो किस प्रकार करें उस पर हम फोकस कर रहे हैं। अभी गन्ने की स्थिति क्या है, किस स्टेज पर है गन्ने की फसल? हाँ जी, अभी जो वर्तमान गन्ने की स्थिति है इसको ग्रांड ग्रोथ फेज़ कहते हैं और इसके जस्ट बाद जो है मैच्योरिटी फेज़ स्टार्ट होता है। और गन्ने की टिकाऊ खेती जो कि सस्टेनेबल शुगरकेन कल्टीवेशन जिसको कहते हैं, वो कम लागत लगा करके और इन्वायरमेंट को, यानी सॉइल इन्वायरमेंट हो या सामान्य इन्वायरमेंट हो
इसको क्षति पहुंचाए बिना ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लिया जाए, यही गन्ने की सस्टेनेबल खेती होती है। इसमें सस्टेनेबल करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसका ध्यान रखना पड़ता है, और इसमें हमें मृदा का हेल्थ भी ध्यान में रखना होता है। साथ ही कम खर्च लगे, सीड में कैसे कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके, उसका भी ध्यान रखना होता है। प्रजातियों का ध्यान रखना होता है, और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में इंटीग्रेट, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल टूल्स का भी इंटीग्रेशन करके और उसकी पोषण प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए पोषक तत्व दिए जाते हैं। साथ में पेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का उपयोग किया जाता है। फिर प्लांटिंग के लिए जो है वाइडर टेक्नोलॉजी, आजकल ट्रेंच मेथड आ गई है, उसका रखते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके, और मैकेनाइजेशन भी करते हैं जिससे लेबर की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, वो लेबर की कॉस्ट कम की जा सके। इस प्रकार कम खर्चे में ज़्यादा उत्पादन करें जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को कोई क्षति नहीं हो, यही सस्टेनेबल खेती होती है। बिल्कुल जी जी सर, कुछ और बातें कहना चाहते हैं आप? और इसमें अब जैसे प्रजातियों का चयन सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो प्रजाति ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे और इंसेक्ट पेस्ट उसमें ज़्यादा न लगते हों, उन प्रजातियों का चयन करें। बहुत सारी प्रजातियां अपने नॉर्थ इंडिया में है, जैसे CO 0118 जी सर, और CO 15023 जी, CO 13235, COS 13235, CO 98014। एक प्रजाति जो कि काफ़ी पॉपुलर थी CO 0238, उसमें रेड रॉट का इन्फेस्टेशन आ गया है, इस वजह से उसको अब नहीं बढ़ा रहे। इस प्रकार कई प्रजातियां हैं जिसका किसान भाई चयन करें और अपनी पैदावार बढ़ाएं। इन प्रजातियों के पोटेंशियल जो है 90 से 100 टन प्रति हेक्टेयर की है। तो अगर ठीक से सारा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हुए, सारे पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस का ध्यान रखते हुए किसान भाई करते हैं तो निश्चित रूप से अपनी आय भी बढ़ाएंगे, अपनी उपज बढ़ाएंगे, और हमारे इन्वायरमेंट को कोई क्षति भी नहीं होगी। बिल्कुल। तो कैसे किसान अपनी आय भी बढ़ाए, उपज भी बढ़ाए, उपज बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर आय पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। और सबसे अच्छी बात, जो आपका इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उससे भी आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। तो किस तरीके से आप पोषण प्रबंधन करें, कीट और बीमारियों का कैसे प्रबंधन किया जाए, अच्छी प्रजातियां आप उनका चुनाव करें ताकि उससे पैदावार भी अच्छी मिले, उपज भी अच्छी मिले, और साथ ही मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बरकरार रहे। तो बहुत सारी बातें अभी हमने आज अपने मेहमान से जानी है, जो कि ख़ास तौर पर गन्ने पर हमें जानकारी दे रहे हैं। बातचीत की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अब हमें इंतज़ार है आपकी कॉल्स का। आपकी कॉल्स, आपके ईमेल के सवाल और व्हाट्सएप सवाल लें। उससे पहले देखते हैं हमारी आज की पहली रिपोर्ट। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए लंबे समय तक गन्ने की उपज बरकरार रखने को ही गन्ने की सतत यानी टिकाऊ खेती कहा जाता है। अगर गन्ने की बुआई करना चाहते हैं तो शरदकालीन गन्ने की बुआई का सही समय बरसात के खत्म होने और सर्दी शुरू होने के बीच सितंबर से अक्टूबर तक ही सीमित रहता है। ऐसे में इस बुआई का फायदा लेने के लिए समय से बुआई कर लें। बुआई के लिए बीज उस क्षेत्र की प्रमाणित पौधशालाओं से ही लें। बुआई के लिए देर से पकने वाली किस्मों को ही चुनें। बुआई के समय 3 आंख के टुकड़े को ही काटना चाहिए। प्रति हेक्टेयर बुआई के लिए गन्ने की मोटाई के अनुसार 50 से 60 क्विंटल बीज या 37,000 से 40,000 तक 3 आंख वाले टुकड़े की जरूरत होती है। बुआई से पहले 3 आंख के टुकड़े को किसी पारायुक्त दवा जैसे एरिकान 2% या 6% या एलाल 3% में से किसी एक घोल में डुबोकर बोना चाहिए। किस्मों की बात करें तो उत्तर भारत के किसान गन्ने की CO 0118, CO 15023, CO 98,014, COS
13,235 और COL के 14,201 किस्में लगा सकते हैं। जैविक खाद का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। साथ ही मिट्टी में पोषक तत्वों और सूक्ष्म पोषक तत्वों का संतुलन भी बनाए रखें। तो भी आपने गन्ने से जुड़ी ये विस्तृत रिपोर्ट हमारी देखी, बहुत सारी जानकारियाँ इसमें हमने समेटी आपके लिए। लेकिन अगर आपके कोई सवाल है, कोई समस्या है, कीट और बीमारियों के बारे में जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि नई तकनीक का कैसे हम इस्तेमाल करें या फिर पोषण प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, आप हमें ज़रूर कॉल करें। और आइए बात करते हैं हमारे आज के दूसरे मेहमान जो कि हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर कृष्ण कुमार। सर, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है? जी सर, आज का हमारा दूसरा विषय है प्राकृतिक खेती। तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, किसान हैं जो रसायनों की खेती से आप परेशान हो चुके हैं। वो जान रहे हैं कि प्राकृतिक खेती ही आज की समय की मांग है, जो कि पर्यावरण के भी अनुकूल है और साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता भी उससे बनी रहती है। तो सबसे पहले हम आपसे प्राकृतिक खेती के बारे में समझ लेते हैं। जो हमारे नए किसान हैं जो देख रहे हैं अभी, उन्हें किस तरीके से समझाएंगे सर? सर, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से आपसे संपर्क करेंगे और जानेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में, थोड़ा विस्तार से आपसे जानकारी लेंगे अपने दर्शकों के लिए। लेकिन अभी आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। फिर से हम आपसे संपर्क करें, उससे पहले आइए देखते हैं प्राकृतिक खेती से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। प्राकृतिक खेती को रसायन मुक्त खेती भी कहा जाता है। प्राकृतिक खेती मिट्टी के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी जरूरी है। इस तरह की खेती में सिर्फ प्राकृतिक आदानों का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक खेती में देसी गाय को मूल आधार माना जाता है। दरअसल देसी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं और ये सभी पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही देसी गाय के गोबर और मूत्र की महक देसी केंचुओं को बढ़ाने में भी मददगार होती है। प्राकृतिक खेती करने के लिए गहरी जुताई करने की जरूरत नहीं होती। साथ ही प्राकृतिक खेती करते समय सिंचाई करने का तरीका भी थोड़ा अलग रहता है। सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। पौधों को दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है और जड़ों की लंबाई बढ़ने से पौधों के तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई बढ़ जाती है और पैदावार अच्छी होती है। सरकार भी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को जीवामृत, घाना जीवामृत, नीमास्त्र जैसे जैव संसाधनों तक आसान पहुंच देने के लिए, जिसमें गाय का गोबर और मूत्र, नीम और जैव संस्कृति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार का इरादा भारतीय प्राकृतिक खेती जैव इनपुट संसाधन स्थापित करने का है। तो ये आपने प्राकृतिक खेती से जुड़ी अभी ये हमारी रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने आपको बताया कि प्राकृतिक खेती दरअसल रसायन मुक्त खेती है, जिसमें रसायनों का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। जो भी इनपुट्स होते हैं या तो आपके घर या फिर गांव या फिर खेत में ही होते हों, उन्हें ही इस्तेमाल इसमें करना होता है। और किस प्रकार आप प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ सकते हैं, आप इससे जुड़े कोई भी सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। टोल फ्री नंबर हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने सवाल, या फिर ईमेल के माध्यम से भी अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। आज के हमारे पहले कॉलर जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से नंद कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं फोन लाइन पर। जी नंद स्वरूप जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो जी, नमस्कार नंद स्वरूप जी, बताएं क्या सवाल है आपका?
सर आप सवाल मैं भी कुछ रिपीट एक बार फिर से नंद स्वरूप जी अपना सवाल दोहराएं और थोड़ा कम शब्दों में अपने सवाल को कहने का प्रयास करें। आपकी आवाज़ ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से सवाल बताइए। ये मैं आपसे जानना चाहूँगा नंद स्वरूप जी, क्या कोई इंसेक्ट पेस्ट लगा है गन्ने बुआई के बाद, या बुआई की टेक्निक के विषय में आप जानना चाहते हैं? कोई कीट लगा है, बीमारी लगा है? अगर ऐसा है तो नज़दीक के किसी रिसर्च सेंटर या इंस्टीट्यूट के पास जा कर के और वहाँ से संपर्क करें और उसके बाद से तब वो लोग आपको बता देंगे। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि आप गन्ने को जड़ से उखाड़ें और उसको देखें कि उसमें कहीं छेद तो नहीं है। अगर छेद है तो फिर किसी न किसी इंसेक्ट का उसमें प्रकोप होगा, और छेद भी नहीं है उसमें तो कोई ना कोई फंगस का उसमें आपका प्रकोप होगा। तो ये किसी पास के रिसर्च सेंटर को किसी वैज्ञानिक को दिखा लीजिए या वहाँ जाके संपर्क कर लीजिए, फिर आपको उसका निदान मिल जाएगा। बुआई से संबंधित, ये ऑटम प्लांटिंग का सीजन चल रहा है, बुआई से संबंधित अगर आपको कोई बात है तो मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप बुआई शुरू करें, स्वस्थ बीज 238 गन्ने को न लें, स्वस्थ बीज का चयन करें और 2 आंख के टुकड़े काट करके और उसको किसी न किसी फंगीसाइड में डिप करें। ट्रेंच प्लांटिंग से बुआई करें और पेयर ड्रो बुआई करें। 4 फीट रो टू रो डिस्टेंस रखें, आपकी पैदावार अच्छी होगी और इसमें पानी की बचत भी आपकी 50% होगी। इस तरह से उपज आप ज़्यादा ले पाएंगे। इसके अलावा और कोई बात हो तो आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद जी। और चलिए अब डॉक्टर कृष्ण कुमार जी के पास चलते हैं। सर अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी सर, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? जी सर, प्राकृतिक खेती के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। हमारे किसान जो नए दर्शक हैं जिन्होंने प्राकृतिक खेती के बारे में सुना है लेकिन अभी तक उसके बारे में पूरा विचार नहीं बना पाए हैं। प्राकृतिक खेती क्या है इसके लाभ? जी सर। ऐसा है किसान भाइयों साल से हमारे किसान बहुत सारे किसान जी सर, आपकी आवाज़ डॉक्टर कृष्ण कुमार, आपकी आवाज़ अभी भी ठीक से नहीं पहुंच पा रही हम तक। हम फिर से आपसे संपर्क करते हैं और दुरुस्त करते हैं लाइन को कि आपकी आवाज़ हम तक ठीक से पहुंच पाए। हम एक बार फिर से आपसे आगे जानेंगे कि प्राकृतिक खेती के क्या लाभ है, कैसे हमारे किसान इसे अपना सकते हैं। और प्राकृतिक खेती का देखिए सबसे बड़ा लाभ यही है कि जिस तरीके से हम रसायनों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे क्या है, मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित हो रही है। कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि रसायनों के इस्तेमाल से मिट्टी बंजर तक हो रही है। प्राकृतिक खेती एक तरह की हीलिंग है, यानी मिट्टी का जो स्वास्थ्य है उसको बेहतर करता है। उसमें रसायनों का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। जीवामृत, घनामृत, इसके अलावा नीमास्त्र यानी जो बीमारियां हैं या कीट हैं उनके लिए ये तमाम चीज़ें पोषण के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसे हमारे किसान अपने खेत में ही, अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं। तो आगे इस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे और दर्शकों से ये कहेंगे कि आप अपने सवाल हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। नीतीश मिश्रा है एक दर्शक हमारे साथ जिन्होंने मध्य प्रदेश से हमें कॉल लगाया है। आइए उनका हम सवाल ले लेते हैं। नीतीश जी, स्वागत है आपका हेलो किसान।
जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नरसिंहपुर में खेती बहुत अधिक मात्रा में एक्टिविटी होती है। मैम हमारे यहाँ पे लाल चरण रोग एवं कंडू रोग की समस्या बहुत अधिक मात्रा में आती रहती है खेती में। तो कौन सी वैरायटी हम लगाना चाहते हैं जिससे लाल चरण रोग कंडू रोग ना आता हो। वो दूसरा प्रश्न भी मैं जैसा कि आप यहाँ जैविक खेती करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट का यूनिट का निर्माण करना चाहते हैं अपने यहाँ पे, तो केचुए की कौन सी वैरायटी हम उपयोग करें वर्मी कंपोस्ट में? ठीक है सर, पहले हम गन्ने पर सवाल नितेश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। लाल चरण की प्रॉब्लम जो है ये उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है और ख़ास तौर से एक वैरायटी में CO 0238 में। तो मैं समझता हूँ कि ये आपके यहाँ भी मध्य प्रदेश में भी CO 0238 है तो वहाँ पर भी होगा। तो बेहतर है कि इस प्रजाति को न लगाएं और CO 0118 यानी 118, CO 15023, COS 13235, COLK 14201 और CO 98014, ये आपके पास कई ऑप्शंस हैं। इन प्रजातियों में से जो आपको सूट करता है वो लगाएं आप। CO 0238 को फिलहाल अभी नहीं लगाएं और जिन खेतों में रेड रॉट आ गया है उसमें एक क्रॉप रोटेशन अवश्य कर लें, एक दूसरी क्रॉप लगा लें, उसके बाद ही गन्ने की फसल लगाएं। यदि वर्तमान में आपको इससे थोड़ा बचाव तो नहीं कर सकते लेकिन प्रिवेंट कर सकते हैं रेड रॉट को, उसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिन खेतों में रेड रॉट का प्रकोप आ गया है उस गन्ने को रॉगिंग कर दें, मीन्स जड़ से उखाड़ लें, लेकिन मिट्टी वगैरह उसकी बाहर न गिरे और जड़ से उखाड़ने के बाद से मिट्टी सहित उसको बाहर कर लें। वहाँ पे 8 से 10 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डालें और मिक्स कर दें वहाँ पे। साथ में ट्राइकोडर्मा एक होता है फंगस, उसका 1 से 2% लिक्विड सोल्यूशन अगर है तो उसका ड्रेंच करें, उसमें जड़ों पे, गन्ने के जड़ों पे ड्रेंचिंग करें। या यदि सॉलिड है तो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 1 क्विंटल गोबर की खाद में या प्रेसमड में उसको रखें और 1 हफ्ते बाद उसको भी जड़ों के पास ही बिखेर दें और पानी लगा दें अगर मॉइस्चर नहीं है तो। इस तरह से आप जो बचा हुआ गन्ना है उसको बचा पाएंगे। जो गन्ना सूख गया है उसको तो रॉगिंग करके निकाल दें और कोशिश यही करें कि क्रॉप रोटेशन करने के बाद ही गन्ना उस खेत में लगाएं। धन्यवाद जी। बिल्कुल, तो ये गन्ने से जुड़ा सवाल था और दूसरा इनका सवाल था कि केचुआ खाद बनाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करें। तो इस सवाल का जवाब लेते हैं हम से डॉक्टर कृष्ण कुमार जी है। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं? जी सर, जो हमारे दर्शक हैं ये केचुआ खाद जानना चाहते हैं, किस प्रकार से केचुआ खाद तैयार कर सकते हैं? जी, केचुआ खाद तैयार करने की विधि बहुत आसान है। किसान भाई को चाहिए कि केचुआ खाद तैयार करने के लिए कच्चा या पक्का 6 मीटर लंबा लगभग 1-1.5 मीटर चौड़ा और इसका एक बेड बना ले और गहराई जो है ज्यादा लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर रखें, 40 सेंटीमीटर, और उसमें जो है नीचे की तलाटी में कोई ऐसा डंठल वगैरह डाले जिससे कि पूरी तरह से हवा आती रहे। उसके बाद जो है एक पर घास फूस का बिछाए। घास फूस बिछाने के बाद जो सूखी घास है या उसके बाद एक पर गोबर की 10-15 दिन पुराना गोबर को ले करके उसकी एक परत लगाए, फिर उसके बाद एक घास का परत लगाए, फिर उसके बाद फिर गोबर का परत लगा करके ऊपर से घास फूस रख करके और उसमें नमी बनाए रखना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि किसान भाई इसको छाए में करें, जहाँ की ज्यादा बरसात हो तो उसमें पानी न ज्यादा पड़े, लेकिन किसान भाई उसको नमी बनाए रखें। और आप देखेंगे कि केचुआ जो कृषि विज्ञान केंद्र से मिलता है उसको ले करके और केचुआ उसमें डाल दें। आप देखेंगे कि 3 से 4 महीने के अंदर आपको केचुआ की खाद तैयार हो जाएगी। केचुआ की खाद तैयार होने के बाद
आप देखेंगे कि छोटे छोटे चाय की पत्ती की आकार का उसका केंचुआ जो सर केंचुआ खा लेता है तो चाय की पत्ती का आकार का हो जाता है। उसके बाद उसको छान करके और उसको पैकिंग करके किसान भाई चाहे तो बेच सकते हैं या उसको अपने खेत में डाल सकते हैं। तो ये संक्षिप्त में विधि है, ये बहुत आसान प्रक्रिया है, इसको आसानी से कर सकता है किसान भाई और बहुत सारे प्रगतिशील किसान करते भी है और फायदे भी लेते हैं। बिल्कुल। तो अभी आज आपने जाना कि कैसे आप केंचुआ खाद तैयार कर सकते हैं। हमारे एक दर्शक थे जिन्होंने मध्य प्रदेश से कॉल किया था और वो केंचुआ खाद के बारे में जानकारी चाहते थे। इसी के साथ ही यहाँ हेलो किसान में हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी सवालों का सिलसिला जारी रहेगा और दोनों ही विषयों पर हम चर्चा भी जारी रखेंगे, यानी किस प्रकार हमारे किसान गन्ने की खेती कर सकते हैं, यानी टिकाऊ खेती कर सकते हैं, और इसके अलावा प्राकृतिक खेती से कैसे जुड़े किसान। छोटी सी ब्रेक के बाद। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। और ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हेलो किसान में हम बात कर रहे हैं गन्ने की कैसे आप टिकाऊ खेती करें और इसके अलावा प्राकृतिक खेती किस प्रकार हमारे किसान अपना सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, हमें अपने सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर ईमेल भी करें। तीनों विकल्प हमने आपके सामने खुले रखे हैं और आपके सवालों का हमें इंतज़ार रहेगा। बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक कॉलर से बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे पहले कॉलर हैं जिन्होंने झांसी से हमें फ़ोन किया है। नईमुद्दीन जी हैं फ़ोन लाइन पर। जी सर, बताएं क्या प्रश्न है आपका, किस विषय से जुड़ा हुआ सवाल है? नमस्कार। नमस्कार। निवेदन यह है कि प्राकृतिक खेती हेतु क्या गोबर आदि की व्यवस्था कहीं और से हो सकती है, क्योंकि मवेशी न होने की दशा में हमें कहीं से गोबर संभव है क्या, जिससे हम प्राकृतिक खेती से अपने जीवामृत वगैरह बना। बहुत अच्छा प्रश्न है और देखिए इस चीज़ का ध्यान भी रखा गया है। बिल्कुल, इसके लिए नए नए प्लांट भी स्थापित किए जा रहे हैं, तो उनके बारे में विस्तार से हम बात करते हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार जी से। सर, हमारे जो दर्शक हैं इनका ये कहना है कि अगर देसी गाय नहीं है या फिर उनके पास मवेशी नहीं है तो गोबर की समस्या हो जाती है, और हम जानते हैं कि जीवामृत है, घनामृत है, उसमें गोबर का इस्तेमाल होता है। तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जहाँ से वो बना बनाया खरीद सकें या फिर गोबर ले सकें, जिसके बारे में जिसको लेकर अब ऐसे प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं? तो मैं जानना चाहूँगी हमारे दर्शक को अगर विस्तार से इस बारे में बताएं। आपको आप यदि अपनी गाय रखते हैं तो आपको कम पैसा में आप अच्छा जीवन। आवाज गूंज रही है। जी सर, हम सुन पा रहे हैं सर आपको। तो इसमें आपको अच्छे कम पैसे में अच्छा जीवामृत, घनामृत और बाकी जो दवाइयाँ अग्न्यास वगैरह जो भी आपके तरीके हैं उसको आप बना सकते हैं। लेकिन जैविक खेती करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि जो प्राकृतिक साधन है और स्थानीय साधन है उन सारी चीजों का उपयोग करके हम प्राकृतिक खेती करते हैं। प्राकृतिक खेती करने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके मेड़ बंदी होना चाहिए और आपके जो भी मिट्टी का कटाव या किसी भी प्रकार का मिट्टी का क्षरण नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ये होता है कि आपको जानवर रखना चाहिए। जानवर में आप जो है गाय तो रखना चाहिए, लेकिन गाय नहीं है तो बकरी, भेड़ या मुर्गी, बत्तख, वो सारी चीजें रखते हैं और उसका भी खाद का आप सदुपयोग करते हैं खेत के उर्वरता को उर्वरा शक्ति ठीक करने के लिए, तो वो भी बहुत ही लाभकारी होता है। साथ में प्राकृतिक खेती के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि फलदार पौधे और साथ में कुछ
जो जंगल के पौधे होते हैं उनको भी लगाने की जरूरत है और मल्टी टेयर खेती करने की जरूरत होती है जी। साथ में किसान भाई चाहेंगे तो जैसे मल्च का प्रयोग, जिसको आच्छादन बोलते हैं हम लोग, मल्च का प्रयोग, गोबर का प्रयोग, हरी खाद की खेती और जो भी ये अपने जैव नियंत्रक है, उसके बाद जो भी फर्टिलाइजर, जैविक फर्टिलाइजर है सब, इन सारी खादों का प्रयोग करके किसान भाई अपनी खेती कर सकते हैं। साथ में जैसे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि एनिमी क्रॉप्स होते हैं, एनिमी क्रॉप को भी लगाने से, जैसे आप किसी सब्जी के खेत में और आप ये गेंदा की खेती करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो जड़ में गांठ वाली फसल होती है, जो नेमेटेड के द्वारा होता है, बीमारी होती है, वो बीमारी नहीं आती है। इन सारी चीजों को यदि ठीक प्रकार से समेकित रूप से यदि प्रयोग किया जाए तो हमें ये लगता है कि गाय तो जरूरत है, लेकिन गाय के अलावा इन सारे साधनों का अभी प्रयोग करना चाहिए। और जब ऐसा किया तो मुझे लगता है कि किसान भाई अपने खेत की रचना और संरचना और उसके जो भी और आपका उत्पाद भी है वो अच्छा मिलेगा, और जो रेजिड्यू फ्री, जिसमें कोई भी ऐसा पेस्टिसाइड का और फर्टिलाइजर का रेजिड्यू नहीं होगा, और साथ साथ आपकी जमीन की उर्वरता मुझे लगता है कि 3 से 4 सालों में आपकी अच्छी हो जाएगी। आपके कार्बन की मात्रा 5 से लेकर के 6 7 इवन तो 10 पूरा एक की तरफ एक भी कार्बन की मात्रा हो जाएगी। बिल्कुल। चलिए, एक और दर्शक है हमारे साथ, विपिन है, जिन्होंने हमें सागर से फ़ोन किया है। विपिन जी बताएं क्या प्रश्न है आपका? जी नमस्कार। नमस्कार सर। मेरे 2 सवाल है जी। पहला सवाल है था कि गन्ने में देखा जाता है रोग लगता है कंटवा रोग, तो इसका क्या कारण होता है और क्या निदान उपाय है इससे? और दूसरा सवाल हमने था कि अभी कुछ दिनों में रबी की बुआई शुरू होने वाली है, तो बीज उपचार प्राकृतिक तरीके से कैसे करें? ठीक है, पहला सवाल हम गन्ने पर ले लेते हैं सर। जी, कंडवा। जी, कंडवा रोग का जो आपने पूछा, इसको अस्मट बोलते हैं। इसमें गन्ने में एक काला कोड़े की तरह से निकल आता है। तो इसके लिए तो सबसे पहला काम है कि उस कोड़े को किसी पॉलीथीन मटेरियल से उसको ढकें और उसको जड़ से काट दें। ऐसे जितने पौधे हों यानी जितने कोड़े हों उनको निकालें और इकट्ठा करके उसके बाद से उसमें आग लगा दें, उसको जला दें, क्योंकि वो जितने कोड़े निकलते हैं उसमें स्पोर्स होते हैं बहुत महीन, और वो उड़ करके और दूसरे गन्ने को भी प्रभावित करेंगे और उसी तरह का स्मट दूसरे में भी हो जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले तो उसकी रॉगिंग कर दें। उसके बाद किसी न किसी फंगीसाइड का, जैसे प्रोपिकोनाजोल का 0.2% सोल्यूशन बना करके वो स्प्रे कर दें 2 बार 15 दिन के इंटरवल पे। कोई फंगीसाइड, एक मैंने बताया आपको प्रोपिकोनाजोल, तो इसका स्प्रे करें। ये तो वर्तमान में इसका निदान है, लेकिन आगे न हो उसके लिए तरीका है कि आप जब भी सीड मटेरियल बुआई के पहले लें उसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट ज़रूर कर लें, और उसी में फंगीसाइड जैसे थायोफेनेट मिथाइल का 0.2% डाल करके, जिससे कि बीज का शोधन भी हो जाए और ये फंगीसाइड जो है उसके गन्ने के अंदर भी थोड़ा सा पहुंच जाए या उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाए, फिर आगे ये स्मट या कंडुआ जिसको बोल रहे हैं वो नहीं होगा। तो सीड का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है कंडुआ के लिए, और उसका टेम्परेचर होता है 52 डिग्री 2 घंटे, यानी 52 डिग्री टेम्परेचर पे 2 घंटे हॉट वाटर में उसको ट्रीट करें और उसके बाद से फिर ले जा कर के बो दें। कंडुआ आने वाले जो आपकी क्रॉप आएगी उसमें नहीं होगा, तो ये करें। अभी उसकी रॉगिंग कर दें और एक फंगीसाइड का स्प्रे 2 बार कर दें। धन्यवाद। जगदीश हैं एक दर्शक, जिन्होंने हमें महाराष्ट्र से फ़ोन किया है। अच्छा, दूसरा भी इनका एक सवाल था, वो जानना चाहते थे कि जैविक तरीके से कैसे बीजों का शोधन किया जाए। डॉक्टर कृष्ण कुमार मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी सर, हमारे दर्शक का दूसरा सवाल था कि जैविक तरीके से कैसे बीजों का शोधन, यानी बीज उपचार कैसे करें?
जी, ऐसा है कि जब हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो उसके बीज शोधन के लिए जी। हम लोग जैविक तरीके का ही पालन करते हैं। उसमें ऐसा है कि सबसे बढ़िया तरीका है कि जैसे ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा एक फंगस होता है और उससे जब ट्रीटमेंट करते हैं तो पौधे में बीमारी भी कम आती है और पौधे का बढ़वार भी ज्यादा होता है। उसके बाद PSB बोलते हैं, ये फास्फेट सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया होता है, इसका भी कई बार हम किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद PGPR, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, इसमें स्यूडोमोनास आता है। स्यूडोमोनास को लेकर के भी, स्यूडोमोनास एक बैक्टीरिया है जो कि पौधों की बीमारियों को नाश करता है, वो कम करता है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और फिर साथ में किसान भाई चाहे तो गौमूत्र का घोल बना करके, उसका 5 से 10% का घोल बना करके उससे भी यदि ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत हद तक आपको जो है कई सारी बीमारियों से निदान मिलता है जी। तो ये सारे तरीके हैं। उसके बाद कुछ और पौधे भी हैं, जैसे नीम का तेल से भी ट्रीटमेंट करेंगे, महुआ का भी है, करंज है, ये कई सारे तरीके हैं जिसको प्रयोग करने से आपका जो है कई सारे फंगस और बैक्टीरिया से जो होने वाली जो रोग है उसकी कमी होती है। जी सर, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप प्राकृतिक विधि से बीजोपचार कर सकते हैं, जिसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी हमें डॉक्टर कृष्ण कुमार जी ने। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी आपके सवाल लेने का सिलसिला जारी रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे गन्ने की टिकाऊ खेती करें और इसके अलावा प्राकृतिक खेती पर भी हो रही है चर्चा। कहीं मत जाइएगा, छोटे से ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप अभी हेलो किसान के साथ जुड़ रहे हैं तो आज का विषय आपके लिए एक बार फिर से दोहरा दें। आज हम बात कर रहे हैं गन्ने की टिकाऊ खेती पर और साथ ही जानकारी दे रहे हैं प्राकृतिक खेती पर। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें ईमेल करें, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने सवाल हम तक पहुँचाएँ। ईमेल पता और टोल फ्री नंबर और साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी हम टेलीविजन स्क्रीन पर साथ ही साथ आपके लिए फ्लैश करें, जहाँ से आप नंबर नोट करें और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। आइए बात करते हैं गन्ने पर। आपकी कॉल्स और आपके ईमेल्स और व्हाट्सएप का हमें इंतज़ार है, लेकिन उससे पहले एक सवाल ले लेते हैं। हमारे दर्शक लगातार हमें संपर्क कर रहे हैं और सर आप गन्ने पर हम बात कर लेते हैं। जैसा कि हमारे बहुत सारे दर्शक जो हैं गन्ने की बीमारियों को लेकर काफ़ी परेशान थे, तो उससे जुड़े हुए हम सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हैं तुलसीराम जी, उनका हम सवाल ले लेते हैं। जी तुलसीराम जी बताइए क्या सवाल है आपका? कानपुर से आपने जी बताएं क्या सवाल है आपका? जी तुलसीराम जी बताएं, सवाल बताइए। गन्ने की पत्तियां सूख रही है, क्या करें सर? हाँ जी, गन्ने की पत्तियां सूख रही है तो देखिए कौन सी प्रजाति है आपकी? प्रजाति कौन सी वैरायटी है? चलिए ठीक है, आप मैं समझ गया। वैरायटी अगर 238 है तो उसमें रेड रॉट का प्रकोप आया है, जिसमें पत्तियां सूखती हैं, पीला हो जाता है और फाड़ने पर लाल हो जाता है। तो अगर ऐसा है तो उसको रॉगिंग कर लें, मतलब उस गन्ने को निकाल करके
और बाहर कर दें और वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर 8 से 10 ग्राम डालें और उसको मिला दें। साथ में ट्राइकोडर्मा लिक्विड आ रहा है आजकल, ट्राइकोडर्मा हार्जियनम लिक्विड, उसका जो है 1 से 2% सोल्यूशन बनाएं और जड़ों के पास ड्रेंच, अगर आप समझ रहे हो तो जड़ों के पास उस सोल्यूशन को डालें। और जब डालेंगे तो सारे के सारे पूरे खेत में वैसा करें, आप जड़ों के पास डालें। और यदि आपके पास सॉलिड है, ट्राइकोडर्मा का सॉलिड प्रोडक्ट है, तो उसका 20 किलोग्राम ले लें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। एकड़ में आप बदल सकते हैं, अपने खेत के हिसाब से बदल सकते हैं। और उसको लेके गोबर की खाद में मिला के और 1 हफ्ते रख दें। फिर उसके बाद जड़ों के पास उसको भी डालें। इस तरह से करेंगे तो जो आगे जो पत्तियां पीली होनी है वो नहीं हो पाएंगी, जो सूख गई है वो हरी तो नहीं होगी लेकिन अब नहीं सूखेगी। तो इतना आप करें। रेड रॉट का प्रकोप आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहा है और ये सभी किसान भाइयों का ये क्वेश्चनर भी है, तो ये किसान भाई अवश्य करें। ट्राइकोडर्मा का 1 से 2% सोल्यूशन बना करके और जड़ों के पास उसका ड्रेंचिंग अवश्य करें। यदि पानी की कमी है तो पानी लगा दें, अगर नमी है खेत में तो पानी न लगाएं। ये करें किसान भाई, जो उनकी फसल है वो कम से कम बची रहेगी। आगे जो है दूसरी फसल यानी दूसरी वैरायटी का चुनाव करें और एक फसल क्रॉप रोटेशन लगा लें, एक कोई दूसरी फसल लगा लें और इस प्रजाति के अलावा दूसरी प्रजाति अपने खेतों में लगाएं, जिससे आगे ये न फैलने पाए। धन्यवाद जी। तो बिल्कुल, तो अभी आपने जाना कि किस प्रकार से आप अच्छी जो फसल है गन्ने की ले सकते हैं, बीमारियां आगे ना फैले इसके लिए किस प्रकार का प्रबंधन होना चाहिए। सर इसी पर मैं आ रही थी, कुछ जो सवाल भी अभी तक आए वो बीमारियों से जुड़े हुए थे। गन्ने में जो बीमारियां हो जाती हैं तो किस तरीके से बीमारियों का प्रबंधन करें और शुरुआत से ही कैसे हमारे किसान वो महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं कि बीमारियों की स्थिति आए ही ना, क्या सावधानियाँ होनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि किसान भाई शुरू से अगर ध्यान रखते हैं तो कीट और बीमारियों दोनों से अपने गन्ने की फसल को बचा सकते हैं। पहले हम कीट की बात करें तो कीट में टॉप बोरर इसको बोलते हैं, मथमुइया, उसका प्रकोप ज़्यादा देखने को पिछले साल भी था, इस साल भी कहीं कहीं पे देखने को मिल रहा है। तो टॉप बोरर को कंट्रोल करने के लिए तीनों मेथड अपनाने पड़ेंगे, जिसमें मैकेनिकल कंट्रोल है, केमिकल कंट्रोल है और बायोलॉजिकल कंट्रोल है। मैकेनिकल कंट्रोल में जहाँ पर टॉप बोरर शुरू हो रहा है यानी फरवरी मार्च में, उस समय उसको जड़ से काट के निकाल दें। टॉप बोरर के अंडे जो होते हैं वो पत्तियों के नीचे दिए जाते हैं उस कीट द्वारा, उन पत्तियों को तोड़ के बाहर निकाल दें। इसके अलावा टॉप बोरर की फ्लाई होती है सफ़ेद सफ़ेद, वो ट्रैप करके और उसको डिस्ट्रॉय कर दें। मैकेनिकल कंट्रोल में ये। बायोलॉजिकल कंट्रोल में एक ट्राइकोकार्ड आता है, ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम का, उसका बेस मटेरियल होता है, बेस आपका बायोलॉजिकल चीज़ होता है। ट्राइकोकार्ड का कई पार्ट में काट करके करीब करीब 50 एक्स जो है पर हेक्टेयर के हिसाब से अपने खेतों में लगा दें। और जैसा खेत हो उनका जितना साइज़ हो उसके हिसाब से वो कार्ड्स अपना लगा लें। ट्राइकोकार्ड उसको बोलते हैं, लेकिन उसका जो बायोलॉजिकल चीज़ होती है वो ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम होता है, ये लगा दें। फिर लाइट ट्रैप भी लगा लें अपने खेतों में, जहाँ जहाँ उनके ट्यूबवेल है, तो रात में उसकी फ्लाई आएगी और उसमें उसी ट्रैप में गिरेगी और डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो फ्लाई ही अंडे देती है। टॉप बोरर की एक फ्लाई 200 अंडे के करीब में देती है और 5 से 6 बार देती है अंडे वो। तो ये समझ लें कि कितना फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। बिल्कुल। तो अगर आपने उसकी फ्लाई को मार दिया तो आगे की प्रोजेनी उसको आपने कंट्रोल कर लिया। टॉप बोरर की 5 पीढ़ियाँ होती हैं जो फरवरी मार्च से होते हुए आपकी पूरी फिर जनवरी तक ये चलती रहती है, जिसमें तीसरी और चौथी पीढ़ी बहुत खतरनाक होती है। और इस तरह से बायोलॉजिकल कंट्रोल करेंगे तो लॉन्ग टर्म इसका फ़ायदा मिलेगा। यानी पहला मैकेनिकल कंट्रोल करें, दूसरा बायोलॉजिकल कंट्रोल करें और फिर केमिकल कंट्रोल पे आ जाएं। टॉप बोरर के लिए मई के
सेकेंड वीक में कोराजन एक रसायन है जिसका 375 ml पर हेक्टेयर के हिसाब से और 1000 लीटर पानी में मिक्स करके और ड्रेंच करें, तो इससे टॉप बोरर का कंट्रोल हो जाता है। एक सॉलिड प्रोडक्ट भी आता है जो आपका वर्टाको बोलते हैं, वो भी उसी का क्लोरेंटानिलप्रोल का ही प्रोडक्ट है, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। वर्टाको का 12.5 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से इस तरह से टॉप बोरर का कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा जो बीमारियों में आए तो बीमारियों में एक पुक्का बोइंग इस साल बहुत देखने को मिला है, तो पुक्का बोइंग के लिए COC एक रसायन होता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उसका 0.2% सोल्यूशन बना करके और 2 बार 15 दिन के इंटरवल पे स्प्रे करें तो ये कंट्रोल में हो जाता है। साथ में ये अगर मानसून बढ़िया हुआ तो धीरे धीरे इसका प्रकोप कम भी हो जाता है। जो असली और ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी वो गन्ने में आ रही है वो है रेड रॉट। इससे गन्ना पूर्णतः एकदम ख़त्म हो जाता है और इसके कंट्रोल के लिए रॉगिंग करना, जिसमें गन्ने को बाहर निकाल देना होता है और मिट्टी बिल्कुल ही फैले नहीं, उसकी निकालने के बाद से किसी गड्ढे में उसको खोद के रखें और जब सूख जाए तो जला दें, जिससे उसके स्पोर्स और उसके माइसीलियम यानी उसकी पूरी की पूरी प्रोजेनी ही ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद ट्राइकोडर्मा का 1 से 2% जड़ों के पास वो ड्रेंचिंग कर लें, जिससे कि वो ट्राइकोडर्मा जो रेड रॉट का फंगस है उस पे फीड करता है, उसको मारता है। तो जितना ज़्यादा ट्राइकोडर्मा फैलेगा खेत में उतनी ही ज़्यादा रेड रॉट के फंगस को कंट्रोल करेगा। इस तरह से आपके रेड रॉट को कंट्रोल किया जा सकता है। आने वाले समय में किसान भाई क्रॉप रोटेशन करें, जिस खेत में लग गया है उसमें कोई दूसरी फसल लें, गेहूं की फसल लें, लाही की फसल लें और 1 साल मतलब 1 रोटेशन के बाद फिर गन्ने की दूसरी वैरायटी लगाएं, जिसमें 0118 है, CO 0118 है, CO 15023 है, COS 13235 है, CO 98014 है, COL के 14201 है। इन चारों प्रजातियों में से जो उनके क्षेत्र में सबसे बढ़िया है, उनको सूट कर रही हो, उन प्रजातियों को लगाएं और अपनी बढ़िया से बढ़िया भरपूर फसल लें और गन्ने की प्रोडक्शन को सस्टेनेबल बनाएं। तो ये मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि 238 के अल्टरनेट में उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो कर सकते हैं। अब रही सस्टेनेबल गन्ने की पैदावार के लिए न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का, तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का यूज़ करें, जिसमें ग्रीन मैनोरिंग भी है और ग्रीन मैनोरिंग में ढेंचा और सनई सबसे उपयुक्त होता है जी। एक और आपके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में गोबर की खाद है, प्रेसमड है, बायो कंपोस्ट है, ये भी 10 से 20 टन का उपयोग कर सकते हैं। और जो रिकमेंडेड सॉयल टेस्ट के आधार पे, सॉयल टेस्ट तो जरूर करा लें अपने खेतों का, सॉयल टेस्ट के आधार पे जो रिकमेंडेड डोज आ रही है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की उसका उपयोग करें। साथ में बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र भी आजकल देखने को मिल रहा है, जिसमें एजोटोबैक्टर है, एसिटोबैक्टर नाइट्रोजन के लिए है, इसके अलावा फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया फास्फोरस के लिए है, जिंक सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया भी आ गया। इस तरह से आप पोटास सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया भी आ गया। इस तरह से बैक्टीरिया का यूज़ करके अपने जो फिक्स न्यूट्रिएंट का जो पौधा नहीं ले पाता है उसको सोलुबलाइज करेगा, जिससे कि पौधा उसको ले पाएगा। इस तरह से बायोलॉजिकल टूल्स का भी समावेश करें, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाएं, जिससे गन्ने की पैदावार सस्टेनेबल हो और लंबे समय तक रहे, हमारे मृदा के स्वास्थ्य भी बरकरार रहे और इन्वायरमेंट भी हमारे एक्सेस न्यूट्रिएंट्स न देने की वजह से हमारा इन्वायरमेंट भी सुरक्षित रहे। बिल्कुल, तो बहुत सारी बातें भी आपने बताई और इससे हमारे किसानों को अच्छी फसल तो प्राप्त होगी ही। और जैसे कि हम कार्यक्रम की शुरुआत से कह रहे हैं कि ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करें, खेती की ऐसी विधि का इस्तेमाल करें, ऐसे इनपुट्स का इस्तेमाल करें जो आपके पर्यावरण के भी अनुकूल हो। फिलहाल इसी के साथ ही एक और छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें किसान।
पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर आप हमें टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। आप चलते हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद जी सर, प्राकृतिक खेती क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है तो मुख्य बातें और कौन कौन सी हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जैसा कि हमने किसान भाइयों को बताया कि जमीन सबसे प्राकृतिक खेती में सबसे जो मूल बात है वो जो है प्राकृतिक जो हमारे मिट्टी है उसको ठीक प्रकार से यदि हम बनाए रखेंगे तो हमारी खेती अनवरत काल तक चलती रहेगी। जी। जैसा कि हम जानते हैं कि आज रासायनिक खादों और रासायनिक कीटों के इस्तेमाल से हमारे जमीन के जो सूक्ष्म जीवों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। जैसा कि हम देखते हैं कि पहले के जमाने में आप देखते थे तो खेत में आपको केंचुओं की संख्या बहुतायत होती थी, लेकिन जब से रासायनिक खादों का प्रयोग बढ़ा तब से जो है केंचुओं की संख्या धीरे धीरे कम होती गई। जैसा कि आप जानते हैं केंचुआ हमारे जमीन के लिए बहुत लाभदायक होता है। जो भी डंठल या सड़े गले तत्व होते हैं उसको जो है खा करके और उसको मिट्टी बना देता है और जो है उस जमीन में छेद करता है जिससे कि पौधों की जड़ों में श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है और जमीन जो है बहुत ही हल्की हो जाती है। इसी प्रकार से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो कि किसान भाई नहीं देख पाते हैं। हजारों की संख्या में जमीन में सूक्ष्म जीव होते हैं। 1 ग्राम मिट्टी में लगभग 10 लाख हेल्दी मिट्टी में 10 लाख सूक्ष्म जीवों की संख्या होती है, जिसमें बहुतायत सूक्ष्म जीवों की संख्या ऐसी होती है जो जमीन के पौधों में बढ़वार और बीमारी को कम करने की क्षमता होती है। और यदि जमीन में अच्छे सूक्ष्म जीवों की संख्या कम हो जाती है तभी जो है जमीन जो है बीमार हो जाती है और उसमें जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। उसको ठीक रखने के लिए कुछ हमारे पास जो तरीके हैं जो कि प्राकृतिक खेती में साधारण तरीके हैं जो पारंपरिक तरीके से हजारों सालों से हमारे किसान भाई और हमारे देश में होती आई है, उसी को यदि ठीक प्रकार से अपनाएं तो हमें लगता है कि मिट्टी जो है ठीक हो जाएगी और हमें ऐसा फसल मिलेगा जिसका कि कोई भी शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। जी तो बिल्कुल सर, ये बात हुई प्राकृतिक खेती की। और जैसे आपने बताया कि ये तो बहुत पुरानी खेती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रसायनों की वजह से कहीं ना कहीं दूर हो रही हैं। तो एक बार फिर से समय की ये मांग है कि हमारे किसान प्राकृतिक खेती या फिर ऑर्गेनिक खेती उसको अपनाएं और पर्यावरण के प्रति भी जिम्मेदारी निभाएं और साथ ही मिट्टी की सेहत भी सुधारें और अच्छी फसल भी प्राप्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय निकालने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद। और अंत में अब डॉक्टर BL शर्मा जी से हम बात करते हैं। सर गन्ने की खेती से जुड़ी और कौन कौन सी बातें बताना चाहेंगे? हाँ जी, एक जो टॉपिक छूता रह गया है सर वो रेटून मैनेजमेंट है। जी। और रेटून की फसल जो है करीब करीब आधी होती है। रेटून मतलब पेड़ी,
उसकी आधी होती है, लेकिन उपज उसकी कम है। और अपने कुछ ज़िले ऐसे हैं यूपी में जिनमें रैटून की उपज प्लांट से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है रैटून में पोटेंशियल है, बस उसमें काम नहीं किया जाता है। तो मुझे ये कहना है किसान भाइयों से कि रैटून पर भी उतना ही ध्यान दें जितना वो प्लांट क्रॉप पे ध्यान देते हैं, और उसकी भी पैदावार उतनी ही लें जितने की प्लांट की लेते हैं, और उसको नेग्लेक्टेड क्रॉप न छोड़ें। रैटून में उतनी ही पोटेंशियल है जितने कि प्लांट केन में होता है। बहुत सारी बातें आज हमने कार्यक्रम में जानी, खासतौर पर कैसे आप गन्ने की टिकाऊ खेती कर सकते हैं, अच्छी प्रजातियां कौन सी हैं, कीट और बीमारियों का प्रबंधन किस प्रकार करें, और कैसे पोषक तत्वों का प्रबंधन करें ताकि अच्छी फसल आपको प्राप्त हो। आशा करते हैं आज के कार्यक्रम में जानकारी हमने आप तक पहुँचाई, उससे हमारे किसानों को अवश्य ही लाभ होगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और आज के विषय पर इतनी विस्तृत चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलते चलते आइए आपको बताते हैं अगला हमारा विषय क्या होने वाला है, यानी अगले अंक का विषय शरदकालीन फूलों की खेती, और साथ ही बात करेंगे सोयाबीन में कीट और रोग प्रबंधन की। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपने सुझाव अपने सवाल हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल पता नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं, यानी ईमेल के अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाएं। आप देखिए हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आपके लिए उपलब्ध हैं। आप मैसेंजर के माध्यम से या फिर वॉल पर भी लिखकर अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और एक इससे भी आसान तरीका, यानी हमारा टोल फ्री कॉल सेंटर नंबर, जो कि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच आपके लिए उपलब्ध रहेगा। आप कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। सोमवार से शनिवार ये सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। चलते चलते एक और जानकारी आपको दे देते हैं। आप हमारा ये कार्यक्रम हमारी यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें और यूट्यूब पर देखें हेलो किसान। यहाँ आपसे इजाज़त लेंगे नए अंक में नए विषय के साथ, नए विशेषज्ञों के साथ। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मन की बात है जन जन